हेलो बच्चों। तो हम लोग आइडियल गैस और रियल गैस को कंपेयर कर रहे थे। हम लोगों ने ऐसा समझा कि कोई भी गैस जो है वो आइडियल गैस नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द गैसेस जो है वो रियल गैसेस ही होती है। इनफैक्ट हर गैस रियल गैस ही है, लेकिन रियल गैस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की कंडीशन के अंदर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो कहने का मतलब कि आइडियल गैस से देयर इज डेविएशन। अब हम लोग समझने का ट्राई करते हैं कि आइडियल गैस से डेविएशन क्यों आता है। द कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। तो आइडियल गैस से डेविएशन का कॉज जो है वो हमें समझना है। तो द कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज due to two wrong assumptions which are present in kinetic theory of gases। तो बच्चों kinetic theory of gases को याद करो। उसके अंदर हमने बहुत सारे assumptions लिए थे, जैसे गैस का मॉलिक्यूल जो है वो आइडेंटिकल है, गैस का वॉल्यूम जो है वो रेस्ट ऑफ द कंटेनर के वॉल्यूम से या टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस से निग्लेजिबल है, गैसेस कांस्टेंट रैंडम मोशन में है, एक दूसरे के साथ टकराती हैं, प्रेशर ऑफ द गैस इसी वजह से है, उनके बीच का कोलिजन इलास्टिक इन नेचर है और काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT से दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला एजम्पशन हम लोग चेक करते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है दैट इज नेग्लिजिबल। ये एजम्पशन बच्चों रॉन्ग है, बराबर। गैस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, वो एजम्पशन रॉन्ग है। चलो चेक करते हैं कैसे। तो बच्चों ऐसा समझो कि आपने एक बड़ी साइज का कंटेनर इस तरीके से लिया है, ठीक है। हम लोग अभी आइडियल गैस से जो वेरिएशन आ रहा है ना उसका रीजन समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो पहले केस में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम 4 ले रहे हैं। तो इन सच अ केस जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, टोटल वॉल्यूम लेट अस सपोज कि आपका 200 ml है। तो इन सच अ केस द वॉल्यूम ऑफ द गैस या वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये बात सही है, बट लेट अस सपोज कि आप गैस का प्रेशर बढ़ा देते हैं और अब गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो अब ये जो गैस का वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से नेग्लिजिबल नहीं होगा। लेट अस सपोज कि आप वॉल्यूम जो है वो 50 ml हो गया, 1/4 मतलब 50 ml हो गया। तो इन सच अ केस गैस का जो वॉल्यूम है वो ओवरऑल कंटेनर के वॉल्यूम से नेग्लिजिबल नहीं होगा। अब तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। आइडियल गैस से डेविएशन क्यों आता है, रियल गैस की तरह गैसेस क्यों बिहेव करती हैं। तो पहला जो है रॉन्ग अजम्पशन, हम लोगों ने समझा कि काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में हमने कुछ रॉन्ग अजम्पशंस लिए हैं जिसकी वजह से आइडियल बिहेवियर से थोड़ा सा डेविएशन आता है। तो पहला जो रॉन्ग अजम्पशन है वो वॉल्यूम के बारे में है कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। दूसरा असम्पशन बच्चों, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ये असम्पशन भी रॉन्ग है। सोचो अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ये शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस होते हैं। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स हो जाए उसके बाद ही लगना चालू होते हैं। तो यहाँ पर अगर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएं ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर, तो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो आप लोग नहीं बोल सकते। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जीरो नहीं कंसीडर किया जा सकता। तो यहाँ पर जो कॉज ऑफ डेविएशन है आइडियल गैस से वो दो रॉन्ग अजम्पशंस की वजह से है। चलिए लिख लेते हैं। The deviation from ideal behavior या ideal gas behavior is due to two wrong assumptions in काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के अंदर दो हम लोगों ने रॉन्ग अजम्पशंस लगाए हैं
जिसकी वजह से डेविएशन आता है आइडियल बिहेवियर से। कौन कौन से दो रॉन्ग असम्पशन से? पहला, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is negligible compared to the total volume of gases, compared to the total volume of gases। जो गैस का गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस से नेग्लिजिबल है, उसको आप लोग पहले तो रॉन्ग असम्पशन की तरह कंसीडर कर रहे हो। और दूसरा, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction between gas molecules, there is no intermolecular force of attraction between gas molecules। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये अजम्पशन भी रॉन्ग है। इसकी वजह से यहाँ पर आपका आइडियल गैस से जो डेविएशन है वो आता है, बराबर। अच्छा, दिस assumptions are true, this assumptions are true, ये assumptions सही हो सकते हैं, are true only at, ये assumptions only at high temperature and low pressure। अब समझना बच्चों, अगर गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ओवरऑल वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाएंगे। इन सच अ केस टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस बहुत बढ़ जाएगा। फिर आप इस असम्पशन को सही मान सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल। दूसरा, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और प्रेशर लो है तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत डिस्टेंट प्लेस पे होंगे। अगर बहुत डिस्टेंट प्लेस पे हैं तो फिर उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये जो असम्पशंस हैं वो आपके सिर्फ हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ही सही है। वापस, हाई टेम्परेचर के ऊपर और लो प्रेशर के ऊपर क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर 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 होंगे। तो इन सच अ केस जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो बहुत ही ज्यादा होगा। और इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो उस टोटल वॉल्यूम की कंपैरिजन में इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लेक्ट कर सकते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और प्रेशर लो है तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर 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 सिचुएटेड होंगे। अगर दूर 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 सिचुएटेड होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं आएगा। अब हम लोगों ने ऐसा समझा कि कोई गैस आइडियल गैस की तरह होती ही नहीं है, तो फिर आइडियल गैस इक्वेशन भी किसी के ऊपर नहीं लगेगा ना। मतलब हमें आइडियल गैस के लिए अगर आइडियल गैस इक्वेशन बनाया है तो रियल गैसेस के लिए रियल गैस इक्वेशन बनाना पड़ेगा, बराबर। इस इक्वेशन को रियल गैस इक्वेशन या तो वांडर वाल्स इक्वेशन भी बोला जाता है। अब समझेंगे कि रियल गैस इक्वेशन क्या है और उसको कैसे डिराइव किया गया है। रियल गैस इक्वेशन क्या है और उसको कैसे डिराइव किया गया है, उस बात को हम लोग समझेंगे बच्चों। चलो, जैसे रियल गैसेस के लिए रियल गैस इक्वेशन है, ऐसे वांडर वाल्स इक्वेशन है फॉर रियल गैसेस, और इसको रियल गैस इक्वेशन भी बोला जाता है और इसको रियल गैस इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या था बच्चों, याद करो, P डॉट V इज इक्वल टू mRT। तो कहने का मतलब हम लोगों ने क्या समझा था कि उसके अंदर प्रेशर का जो चीज आपने कंसीडर किया है वो गलत है। ये वाला इक्वेशन, बराबर, PV इज इक्वल टू nRT, ओनली
हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ही सही है। तो प्रेशर के अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, an² / v², और यहाँ पर v - nb। अब आप लोग बोलोगे सर ये कैसे इक्वेशन, ये कैसे जादू हुआ, बराबर। चलो समझते हैं, बराबर। इस इक्वेशन को समझते हैं, ये आपका रियल गैस इक्वेशन है और ये कैसे आया उसको समझते हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर इसकी थ्योरी नहीं दी गई है, बट फिर भी मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। तो बच्चों एक वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है, ऐसा सपोज करो, ठीक है। चलो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम है, एक यूनिट वॉल्यूम का कंटेनर है, उसके अंदर इस तरीके से गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, गैस मॉलिक्यूल्स जो है उसके पास दो तरीके के एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पर ये जो गैस मॉलिक्यूल बॉटम के ऊपर प्रेजेंट है, चेक करो बॉटम के ऊपर, उसके पास यहाँ 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 और यहाँ सेम टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं। देखो ये राइट वाला उसको राइट में खींच रहा है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में खींच रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड से मतलब नेट फोर्स 0 हो गया। अप वाला उसको अप खींच रहा है, डाउन वाला डाउन खींच रहा है, मतलब अगेन नेट फोर्स 0। अच्छा चलिए ठीक है, और ज्यादा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, 2 मिनट, नहीं समझ में आया हो तो चलिए एक और लेयर बना देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। इसको दोनों को अलग अलग कलर से लिख देते हैं तो आपको और भी समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं 2 एटम्स को टॉप और बॉटम पे दिखाया हूँ, और यहाँ पर सेंटर पार्ट के अंदर मेरे पास ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर सेंटर पार्ट वाले को सोचो, लेफ्ट राइट अप डाउन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। लेफ्ट राइट अप डाउन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को बच्चों यहाँ पर कैंसल आउट कर रहे हैं, बराबर, उसका कोई इश्यू नहीं है। अब इन पार्टिकल्स के बारे में सोचो, देखो यहाँ पर लेफ्ट और राइट एक दूसरे को बैलेंस किया, लेकिन डाउनवर्ड्स नेट फोर्स लगता रहेगा, क्यों? क्योंकि अप में कोई नहीं है। अच्छा यहाँ पर ये मॉलिक्यूल लेफ्ट और राइट में बैलेंस हो गया, बराबर, लेकिन इसके ऊपर अप फोर्सेस लगते रहेंगे क्योंकि डाउन में कोई मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ पर भी नेट अप फोर्सेस लगते रहेंगे, बराबर, क्योंकि डाउन में कोई नहीं है। यहाँ पर नेट में डाउन फोर्सेस लगते रहेंगे क्योंकि ऊपर कोई नहीं है। तो कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रियल सेंस में सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, सेंटर की तरफ, लाइक दिस। ये भी यहाँ पर, ये भी यहाँ पर, ये भी यहाँ पर और ये भी यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो जो रियल पिक्चर आपको गैसेस का दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसके अंदर हर गैस मॉलिक्यूल जो यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स के पास, वो रियल सेंस में यहाँ पर सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा, सेंटर की तरफ, ठीक है। ये गैस जो है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो अब बताओ बच्चों, अगर ये गैस मॉलिक्यूल सबके सब सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होंगे तो वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से पहले जितने फोर्स के साथ कोलाइड कर रहे थे उतने फोर्स के साथ करेंगे? द आंसर इज नो। अब वो नेट सेंटर की तरफ जा रहा है, कहने का मतलब वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर को अब नहीं टकराने वाले, या जितने फोर्स के साथ टकरा रहे थे उतने फोर्स के साथ नहीं टकराएंगे। तो कहने का मतलब जो रियल प्रेशर है P रियल, वो आइडियल प्रेशर से कुछ कम होगा, लेट अस से x कम होगा। अब x जो है वो यहाँ पर एक फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है वो चेक करते हैं। चलो, तो ये फैक्टर x किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी है उसके प्रोपोर्शनल होगा। डेंसिटी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आप बोलोगे सर आप गलत लिख रहे हो, डेंसिटी तो वॉल्यूम अपॉन वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। अरे भाई, यहाँ पर वेट जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स के टोटल नंबर के इक्विवेलेंट ही होगा ना, तो मैं इसको n नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक डेंसिटी का फैक्टर हो गया, बराबर। अब समझना बच्चों, जितने मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी इधर होगा उतना ही प्रेशर रिडक्शन कम आएगा। चेक करो, यहां पर जितने मॉलिक्यूल्स यहां पर ज्यादा इकट्ठा होंगे उतने मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे कम टकराएंगे। तो n/v वाला फैक्टर जो है वो 2 बार आएगा। समझो, पहला इस सेंटर की तरफ आ रहे हैं सीधी, और दूसरा
जितना ज्यादा सेंटर की तरफ आएंगे उतना वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कम टकराएंगे, तो डेंसिटी वाला फैक्टर 2 बार आएगा। अब यहां पर अगर x का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया जाए तो एक कांस्टेंट आएगा a(n²/v²। चेक करो, x a(n²/v²। ठीक है, तो a जो है ना वो क्यों लिया गया? अब आप बोलोगे सर a से लेके z तक के अल्फाबेट्स है, आपको सपना आया आपने a लिया? जी नहीं, a जो है वो आपका दिखाता है अट्रैक्शन फैक्टर। अट्रैक्शन फैक्टर ये जितना ज्यादा होगा ना अट्रैक्शन फैक्टर, उतना गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज्यादा सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होंगे और उतना ही प्रेशर का जो रिडक्शन है वो ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब अब मुझे x की जगह पे क्या रख देना चाहिए यहाँ पर? तो x की जगह पे मुझे रख देना चाहिए a(n²/v²। चलो P का तो हिसाब हो गया। अब बच्चों प्रेशर चेंज हुआ है, बराबर? अच्छा, यहां पर से एक और चीज याद रखना बच्चों, आइडियल प्रेशर P आइडियल को हम ऐसा बोल सकते हैं ना, इट इज इक्वल टू P रियल प्लस a(n²/v²। बहुत ऑब्वियस सी बात, आप समझ सकते हो। अच्छा, अब ये तो बात हो गई बच्चों प्रेशर की। तो अगर प्रेशर हमारा गलत हुआ तो वॉल्यूम भी गलत ही होगा। प्रेशर अगर गलत हुआ तो वॉल्यूम भी गलत ही होगा। तो कहने का मतलब वॉल्यूम के अंदर भी कोई चेंजेस आएंगे, बराबर? वॉल्यूम के अंदर भी चेंजेस आएंगे। तो लेट अस सपोज कि जो आपका V आइडियल है, V आइडियल वो V रियल अगर प्रेशर कम हुआ है तो वॉल्यूम बड़ा होगा। प्रेशर कम हुआ है तो वॉल्यूम बड़ा होगा ना? कितना कम हुआ है चलिए वो चेक करते हैं। तो ये जो प्रेशर वॉल्यूम कम हुआ ना वो कितना कम हुआ है तो उसको चेक करते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्टर होगा y, बराबर? ये y फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो समझो वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है, बराबर? हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निग्लिजिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेशर कम हुआ है मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा। गैस मॉलिक्यूल्स का कुछ वॉल्यूम होता है। अब क्यों होता है वो समझ लो। यहां पर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा। चेक करो, अगर यहां पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो गए तो अब आप गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाएगी ना, सॉरी डेंसिटी बढ़ जाएगी ना। डेंसिटी यहां पर बढ़ गई तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये जो रिडक्शन इन वॉल्यूम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू सिंपल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो यहाँ पर y जो है दैट इज b.n। यहाँ पर b जो है वो एक कांस्टेंट है, b जो है वो कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे सर b क्यों? तो b इसीलिए क्योंकि दैट इज b फॉर बिगनेस फैक्टर्स। यहाँ पर जितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पर आपका आता चला जाएगा। सिमिलरली जितने ज्यादा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल सेंटर में इकट्ठा होते जाएंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम आपका जो है वो होता चला जाएगा रियल सेंस में, बराबर? तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका जो V आइडियल है, V आइडियल वो क्या हो जाएगा? V आइडियल इज इक्वल टू, एक्चुअली में ये रियल है, ठीक है? V रियल जो है वो हमने V आइडियल माइनस n डॉट बी करा, जो y फैक्टर है वो मैंने आपके यहाँ पर लिख दिया। तो जो V आइडियल है वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू V रियल माइनस n डॉट बी, दैट इज इक्वल टू V रियल माइनस n डॉट बी। तो कहने का मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके अंदर आपको दो करेक्शंस करने पड़ेंगे। कौन कौन से? तो पहला इज प्रेशर करेक्शन और दूसरा जो है वो है आपका वॉल्यूम करेक्शन, बराबर? बुक के अंदर आपको इसको डायरेक्टली दे दिया गया है, बहुत कम एक्सप्लेनेशन दिया है। मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि क्यों प्रेशर और वॉल्यूम जो है उसके अंदर करेक्शन करना जरूरी है। तो वान डेर वाल्स इक्वेशन जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन से ही डिराइव किया जाता है, nRT। अगर एडिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शंस, अगर इसके अंदर प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शंस को ऐड कर दिया जाए, प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शंस को अगर इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो नया वाला इक्वेशन हो जाएगा P प्लस a(n²/v² इंटू V माइनस nb इज इक्वल टू nRT।
चलो टर्म्स क्या क्या है, तो P जो है वो प्रेशर है, यहां पर P जो है वो प्रेशर है, N जो है वो मोल्स ऑफ गैस है, N इज मोल्स ऑफ गैस, V जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैसेस, V इज वॉल्यूम ऑफ गैसेस, बराबर। R जो है दैट इज गैस कांस्टेंट, जो R है वो है गैस कांस्टेंट, और T जो है दैट इज टेम्परेचर, T जो है दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर। अच्छा, अब A और B क्या है, तो A एंड B आर कांस्टेंट्स, A और B जो है वो कांस्टेंट्स है। मैंने आपको बताया था कि A जो है वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस दिखाता है, और B जो है वो मॉलिक्यूल का डायमेंशन मतलब कि बिगनेस फैक्टर की वजह से, A इज अट्रैक्शन फैक्टर एंड द P इज बिगनेस फैक्टर्स, ठीक है। और A और B को ऑल टुगेदर यहाँ पर वांडर वाल कांस्टेंट्स भी बोला जाता है, इसको कभी कभी वांडर वाल्स इक्वेशन में आता है ना, इसीलिए बोला जाता है वांडर वाल्स कांस्टेंट, इसको इसलिए कभी कभी बोला जाता है कि ये A और B जो है वो दे आर वांडर वाल्स कांस्टेंट। अब यहां से मैंने आपको वांडर वाल गैस इक्वेशन सिखा दिया, A और B क्या है वो भी सिखा दिया। यहां से एक इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन निकल सकता है कि राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ A एंड B या सिग्निफिकेंस ऑफ वांडर वाल कांस्टेंट, ठीक है। चलो समझते हैं कि यहां पर वांडर वाल कांस्टेंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ वांडर वाल्स कांस्टेंट, वांडर वाल्स कांस्टेंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है। चलो significance of van der Waals constants, so there are two van der Waals constant, two van der Waals constants, two van der Waals constants, they are A and B, A और B जो है वो आपके दो van der Waals constant है। चलिए A क्या दिखाता है, तो A मैंने आपको बोला कि A represents the attraction between molecules, ये attraction factor है, the attraction present between the molecules, A जो है ना that represents the attraction present between the molecules, greater the A, ठीक है, greater the value of A, greater the value of A, greater is the molecular attractions, greater is the molecular attractions। अगर A का वैल्यू ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस का वैल्यू भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो A का जितना वैल्यू बढ़ता चला जाएगा ना उतना मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं आपको बात करूं HCl और HF की, तो HCl और HF में से A का वैल्यू इज मोर फॉर HF, मोर वैल्यू ऑफ व्हाट यू कैन से A, यहाँ पर HF के लिए A का वैल्यू जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस in case of HF hydrogen fluoride is more than HCl that is hydrogen chloride। अब यहाँ पर बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जिसको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, यूनिट्स ऑफ A, यूनिट्स ऑफ A। हम लोग अभी A की बात कर ही रहे हैं तो लगे आप यूनिट्स ऑफ A की भी बात कर लेते हैं। तो बच्चों याद करो A क्या था, P प्लस A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो कहने का मतलब A जो है ना वो प्रेशर के अंदर का करेक्शन है, A जो है वो क्या है, प्रेशर के अंदर का करेक्शन। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, बार ही होगा ना, ओवरऑल बार इज इक्वल टू A डॉट n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है उसका यूनिट प्रेशर का यूनिट होगा ना। चलो लिख देते हैं, यूनिट्स ऑफ A इज
यूनिट्स ऑफ प्रेशर ओनली, यूनिट्स ऑफ प्रेशर ओनली। जो ए का यूनिट है वो प्रेशर का यूनिट है। अच्छा, तो प्रेशर का यूनिट इज इक्वल टू बार लिख सकते हैं, बार इज इक्वल टू a डॉट एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो कहने का मतलब a का यूनिट क्या होगा, a का यूनिट हो जाएगा यहाँ पर बार मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट का स्क्वायर, दैट इज लीटर स्क्वायर, अपॉन एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब मोल का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका a का यूनिट। बच्चों ध्यान रखना, ये चीज आपकी पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन के अंदर, a और b के यूनिट्स बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको a के बारे में और b के बारे में और उसके यूनिट के बारे में मैंने समझा दिया। a जो है वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस को समझाता है, a जो है वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस के बारे में आपको बताता है। जितना a का वैल्यू ज्यादा होता है उतना ही मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप HCl और HF की बात करो तो HF के लिए a का वैल्यू ज्यादा है। अगर a के यूनिट्स की बात करो तो a का जो यूनिट है वो ओवरऑल ये पूरे टर्म का यूनिट प्रेशर का ही टर्म होगा ना, या प्रेशर का यूनिट होगा ना। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर करेक्शन है। तो a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर का यूनिट विच इज बार। तो a का यूनिट आ गया बार, v का स्क्वायर मतलब लीटर का स्क्वायर, n का स्क्वायर मतलब मोल का स्क्वायर, ठीक है। तो बार लीटर स्क्वायर और मोल स्क्वायर जो है वो a का बात हो गया, a के यूनिट का, ठीक है। अब b की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ b। a की चर्चा पूरी की, अब बारी है b की। b के बारे में बच्चों मैंने आपको कुछ बताया था, याद करो b का वैल्यू जो है वो आपको क्या दिखाता है। तो b रिप्रेजेंट्स द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, द बिगनेस फैक्टर्स, कितना वॉल्यूम आपने एक्सक्लूड किया है, ठीक है। तो b represents the volume correction or it is bigness factor, बराबर, बिगनेस फैक्टर को दिखाता है b जो है वो, ठीक है। तो यहां पर अगर आपका b का यूनिट डिराइव करना हो, यूनिट्स ऑफ b, याद रखो बच्चों जितना b का यूनिट ज्यादा होगा ना उतना वॉल्यूम करेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। उतना वॉल्यूम करेक्शन ज्यादा होगा या उतना गैस मॉलिक्यूल का साइज जो है वो बिग होगा, ठीक है। यूनिट्स ऑफ b, तो जो b का यूनिट है, यूनिट ऑफ b इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वॉल्यूम। b का जो यूनिट है वो वॉल्यूम के यूनिट के जैसा ही होगा। तो कहने का मतलब b इज इक्वल टू वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है आपका, वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। b के लिए आपने क्या लिखा था, nb, प्रेशर करेक्शन के लिए फैक्टर nb लिखा था। तो nb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीटर। चलो तो b का यूनिट क्या हो जाएगा, b का यूनिट हो जाएगा इसका लीटर और ये मोल नीचे आ गया n। तो b का जो वैल्यू है b का, दैट इज लीटर और मोल। जो b का करेक्टेड वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू लीटर पर मोल, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई वान डेर वाल्स कांस्टेंट्स के सिग्निफिकेंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम गैसेस के लिक्विफेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।